हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गे केमी में। मैं अमित सैनी और हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, इस लॉकडाउन के पीरियड में घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी घर में रहने का और सेफ रहने का संदेश दीजिए। इस लॉकडाउन के पीरियड को यूटिलाइज कीजिए और अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए और दुगने जोश के साथ अपने टारगेट की ओर अपने कदम बढ़ाइए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्गे केमी जो चैनल हमने बनाया है, इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आती है वो मिनिमाइज हो सके और उनके ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो सके, स्कोरिंग हो सके। इसी टर्म में हम डिस्कस कर रहे थे जीओसी, और जीओसी में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने के बाद हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर किया। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने ये जाना कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन स्टेप्स में हमने ये समझा कि वो स्टेप्स होते हैं: फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सेकंड बॉन्ड फिशन, थर्ड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड फोर्थ टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स। और इन चारों में से हम फर्स्ट टाइप का जो स्टेप इन्वॉल्वमेंट है उसको स्टडी कर रहे थे, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहा था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा दो टाइप का होता है, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में तीन टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आए हैं: इंडक्टिव, हाइपर रेजोनेंस, मेसोमेरिक और हाइपर कंडक्शन। और टेम्परेरी में ओनली फॉर वन टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आता है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑब्जर्व होता है, एब्सेंस में नहीं होता। और परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज ऑब्जर्व होता है, रिएजेंट की प्रेजेंट हो और रिएजेंट की एब्सेंस हो, दोनों में ही वो ऑब्जर्व होता है। अब हम नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये चारों इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत कुछ डिपेंड करेगा इन पर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर इन ये चारों के चारों टॉपिक्स अगर हमें अच्छे से समझे हुए हैं, अच्छे से क्लियर हैं, तो हमें ऑर्गेनिक में बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट को हम बड़ा इजी वे में समझने के लिए इसे पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपको अगर ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है, देन इंडक्टिव इफेक्ट पर आपकी कमांड बहुत ही अच्छी रहेगी। तो वो जो पॉइंट्स हैं, हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? तो सबसे पहले हम जरा डेफिनेशन की चर्चा करें। डेफिनेशन में एक बार लिख देता हूं, फिर हम उसे समझते जाएंगे। डेफिनेशन है सर, द permanent displacement of sigma electrons along the carbon chain when an atom or group of atom
having different electronegativity then carbon atom attached with this carbon chain called inductive effect। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the carbon chain when an atom or group of atom having different electronegativity than carbon atom attached with this carbon chain is called inductive effect। अब जरा इसका मतलब क्या है ये हम समझे सिंप्लीफाइड टर्म में। तो सिंप्लीफाइड टर्म में कहते हैं कि किसी कार्बन चेन से, सपोज ये कोई कार्बन चेन है, किसी कार्बन चेन से कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है, और इस एटम और ग्रुप ऑफ एटम की प्रेजेंस की वजह से अगर इस कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व हो रहा है तो उस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। उस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है के कारण कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इस पूरी डेफिनेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट सामने आई है? इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है कि एक तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो हम जानते हैं। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट किस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सर, ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे, यस, बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। पर कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे ये जरूरी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्यों होंगे? क्यों होंगे भैया? इसलिए होंगे क्योंकि हमने कार्बन चेन के साथ ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? डिफरेंट है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड होंगे, और इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस्ड होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है सर? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन क्या है। आई थिंक हमारे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जरा इस डेफिनेशन को थोड़ा इलाबरेट करें, इलाबरेट वे में देखें कि किस तरह से, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम में इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। किस तरह ऑब्जर्व होगा ये, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखते हैं। अब हम फोकस करते हैं एक कार्बन सिस्टम पर जिसमें हमने एक कार्बन चेन ले रखी, आगे भी होंगे कनेक्टेड, हमने 4 कार्बन की चेन ले रखी है एग्जाम्पल के लिए, और इस चेन के किसी कार्बन से हमने ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर रखा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है। इस एटम को हमेशा ध्यान रखिएगा कहते हैं सोर्स एटम। सोर्स एटम
ठीक। अब हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो हमने बनाया इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए सर, इसको समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। और जब तक हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर नहीं है देन हम इसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। रटना कुछ नहीं है बच्चों, समझना है, क्योंकि जो चीज समझी हुई है वो स्टेबल होगी, जो रटी हुई है वो अनस्टेबल होगी। और हमेशा साइंस स्टेबिलिटी पे बिलीव करती है, अनस्टेबिलिटी पे नहीं। तो देखिए भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हम सभी जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़े के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी बॉन्डेड एटम की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब जब भी कोई एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस एटम के तो पास आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, और दूसरा जो एटम है वहां पे बॉन्डेड उससे दूर हो जाएंगे। यही फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए ए बी कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ए एक बॉन्डेड एटम है और बी भी एक बॉन्डेड एटम। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मैं दो कंडीशन दिखा रहा हूं, अगर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ए के तो क्लोज आ जाए और बी से दूर चले जाएं, या फिर हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन ए से दूर हो जाए और बी के क्लोज हो जाए। ओके, तो दोनों ही कंडीशन में हम कहेंगे कि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हुए, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इनमें मूवमेंट हुई है, और ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुई है डिपेंड कर रहा है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है इस चीज पे। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से शिफ्टिंग हो रही है क्या? किसी भी बॉन्ड के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, किसी भी बॉन्ड के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी कंडीशन में शिफ्ट होते हैं, उसी कंडीशन में मूवमेंट होती है जब दो एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तभी वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ए और बी में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखो मैंने दो कंडीशन बताई, एक में तो कहा ए के क्लोज आ गए, एक में कहा बी के क्लोज आ गए। अगर ये मूवमेंट पॉसिबल हुई इट मींस इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक, अब डिफरेंट है तो मूव करेंगे, ये बात क्लियर है। अब मूव करेंगे तो कोई तो डायरेक्शन होगी मूव करने की, तो वो डायरेक्शन क्या होगी? तो हमेशा डायरेक्शन जो होगी वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी एटम की ओर मूव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उस एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसी के पास पहुंचेंगे। अगर हमने ये कहा कि ये केस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऐसे हुई, तो ये जब भी पॉसिबल है जब हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम ये बात बोल रहे हों। और अगर हम कह रहे हैं ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो ये कब हो सकता है? जब हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये काम जब होगा जब हम कंडीशन ये लगाएंगे। यानी दोनों ही केस में आप देखो बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं आ रही, चाहे तो आप इस केस को लें चाहे इस केस को लें, दोनों ही केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं आ रही। इट मींस जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा उस जगह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
की मूवमेंट जरूर होगी। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास पहुंचेंगे, एटम जिस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और इस वजह से उस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं डेल नेगेटिव से। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल पॉजिटिव से। ठीक, अब हमें जरा ये भी समझ लेना है यहां पर कि इस केस में कौन डेल पॉजिटिव होगा, कौन डेल नेगेटिव। तो ये ए हो जाएगा डेल पॉजिटिव और बी हो जाएगा डेल नेगेटिव। ओके, अब जरा डेल को डिस्कस करें। डेल का मतलब होता है पार्शियल, ये पार्शियलिटी को शो करता है। मैं यहां डेल पॉजिटिव कह रहा हूं, मीन्स यहां पार्शियल डेल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये डेल नेगेटिव कह रहा हूं, मीन्स यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सेम केस। अब पार्शियल का मतलब क्या? पार्शियल से हमारा क्या मतलब है, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दो तरह से होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, किसी एटम के पास आ रहे हैं और किसी से दूर जा रहे हैं। ठीक, एक होता है कि मान लीजिए ये ए बी मॉलिक्यूल था और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ ऐसे हुई कि दोनों इलेक्ट्रॉन ए लेके चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए लेके चला गया और बी के पास कुछ नहीं रहा, लेके चला गया। अब लेके चला गया से मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास कंप्लीटली आ चुके हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आ चुके होते हैं इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली हुआ है। एक एटम से इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए चला गया है और दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए मिल गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पॉकेट में आ गए हैं। अब बी के पास नहीं है, बी का जा चुका है और ए के पास कंप्लीटली आ चुका है। लेकिन यहां पर आप देखो बच्चों, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली न तो बी से अलग हुए हैं और न कंप्लीटली ए को मिले। अभी भी दोनों के बीच में कनेक्शन है, अभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में ही है। बस इतना सा चेंज हुआ कि ए के क्लोज आ गए और बी से दूर हो गए, लेकिन बी का अभी भी कुछ ना कुछ हक है इन इलेक्ट्रॉनों पे। तो ये जो मूवमेंट होती है, जो शिफ्टिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते दोनों एटम्स के बीच में ही है, उसे कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। लेकिन ऐसी शिफ्टिंग जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एटम लेके ही चला गया, तो इसको कहते हैं कंप्लीट शिफ्टिंग। और जब कंप्लीट शिफ्टिंग होती है तो जो चार्ज जनरेट होता है वो भी होता है कंप्लीट चार्ज, क्योंकि अब इसको पता है हमेशा के लिए जा चुके हैं, आने की संभावना नहीं है, कंप्लीट डेफिशिएंसी। यहां पता है हमेशा के लिए आ चुके हैं, जाने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, कंप्लीट नेगेटिव। लेकिन डेल का मतलब होता है कि इसे अभी भी उम्मीद है कि कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन वापस आ सकते हैं, इसलिए यहां पर जो शिफ्टिंग हुई है वो पार्शियल है। क्लियर है? तो जहां डेल साइन एजाइन करा हुआ है इसका मतलब होता है पार्शियल शिफ्टिंग हुई है, और जहां डेल का साइन नहीं है, कंप्लीट चार्ज दिख रहा है, उसका मतलब है कंप्लीट शिफ्टिंग हुई। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट में कभी भी कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, हमेशा कैसी होती है? पार्शियल शिफ्टिंग। यानी इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आ जाएंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर हो जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक तो ये पहली चीज जो हमें आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्प्लेस्ड होते हैं। अब एक चीज और आपको समझनी है, फिर आते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर वापस। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि मान लो हमारे पास एक तो है ए पॉजिटिव, एक है ए न्यूट्रल और एक है ए नेगेटिव, और हमसे पूछा जाए कि बताइए इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, तो हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यही तो है।
और टेंडेंसी उसी एटम की ज्यादा होगी जिसके पास रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जिसके पास डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। सोचो, यस और नो? ओके, तो यहां इन तीनों में हम देखें तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किसके पास है? ए पॉजिटिव। उससे थोड़ी कम कहां है? ए न्यूट्रल। और सबसे कम कहां है? ए निगेटिव के पास। ए निगेटिव के पास सबसे कम डेफिशिएंसी। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनाएं तो बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी? यस, ए पॉजिटिव की सबसे ज्यादा होगी, देन ए न्यूट्रल, और सबसे कम किसकी होगी? ए निगेटिव की। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये कहीं लिख के रखनी है। ये दो चीजें हम समझ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, ए पॉजिटिव, ए न्यूट्रल और ए निगेटिव। अब जरा इस पर आते हैं। हमने एक सिस्टम ले रखा है, सिस्टम में हमने कार्बन चेन से कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर रखा है, और हम कह रहे हैं कि इस एटम की और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। अब डिफरेंट में बच्चों दो केस हो सकता है Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, और हो सकता है Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। यस और नो? हम दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे। पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। हम कंडीशन लगाते हैं यहां पर, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z is greater than electronegativity of carbon atom। हमने ये कंडीशन यहां पे लगी। ठीक, जैसे ही हमने ये कंडीशन यहां पर अज्यूम करी, बताओ इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? ये जो कार्बन और Z एटम के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? तो अभी हमने समझा है कि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वहां इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, मूवमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डायरेक्शन में होगा जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो बताइए यहां ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Z की। इट मींस ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी एटम Z की ओर, और जब एटम Z की ओर शिफ्टिंग होगी तो Z इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इसलिए यहां पर डेल नेगेटिव, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पर डेल पॉजिटिव जनरेट होगा। यस और नो? अब जरा बताइए मुझे, जैसे ही आप डेल पॉजिटिव आया, मैं इनको नंबर डाल देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ही C1 कार्बन पर डेल पॉजिटिव आया, उसी के साथ C1 और C2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या? देखो, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो बताइए यहां डिफरेंस क्रिएट हो गया। यस, किसकी ज्यादा है? हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज की ज्यादा होती है न्यूट्रल से, तो इसकी ज्यादा है इससे, यानी C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C2 से ज्यादा है। अगर C1 की ज्यादा है तो ये C2 और C1 के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ये C1 की ओर शिफ्ट होंगे। क्या? वेरी गुड, ये C1 की ओर शिफ्ट करेंगे, और इस शिफ्टिंग की वजह से C2 डेफिशिएंट हो जाएगा, यहां डेल पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है कि डेल पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल C1 कार्बन का जो डेल पॉजिटिव उससे कम होगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जहां भी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है वहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी ज्यादा जनरेट होता है, और जहां डिफरेंस कम होता है वहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम जनरेट होता है। इस केस में कार्बन C1 और Z के बीच का डिफरेंस जो था वो मैक्सिमम था, इसलिए यहां जो चार्ज जनरेट हुआ मैक्सिमम था। लेकिन जितना डिफरेंस यहां था उतना डिफरेंस C1 और C2 में नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। और कम क्यों होगा? क्योंकि ये सेम एटम्स है,
कार्बन कार्बन ही तो है, यहां तो डिफरेंट एटम था कार्बन और जेड, पर यहां सेम एटम आ गए, तो यहां डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसके कंपेयर में थोड़ा कम है, और इसीलिए यहां पर जो शिफ्टिंग होगी वो भी कम होगी, इसलिए जो जनरेट चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ा कम आएगा। इसलिए ये डेल 2 पॉजिटिव डेल 1 पॉजिटिव से मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा। ठीक, जैसे ही C2 कार्बन पर डेल पॉजिटिव क्रिएट हुआ, क्या C2 और C3 में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट हो गया? यस और नो? ओके, तो बताइए C2 और C3 के बीच के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? C2 की ओर, क्योंकि C2 की नेगेटिविटी C3 से ज्यादा है, और जब ये इधर शिफ्ट होंगे तो ये डेफिशिएंट हो जाएगा, यहां भी डेल पॉजिटिव जनरेट होगा। बट C3 कार्बन पर जो डेल पॉजिटिव जनरेट हो उसका मैग्नीट्यूड C2 से भी कम होगा, क्योंकि यहां डिफरेंस और कम है। जैसे ही ये कार्यक्रम हुआ तो C3 और C4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, लेकिन ये किधर होगी? ये C3 की ओर होगी, बिकॉज C3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C4, और इस वजह से C4 पर भी डेफिशिएंसी आएगी, और यहां भी डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और कहते हैं एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हो चुका है कि C4 कार्बन पर डेल पॉजिटिव की वैल्यू बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 0, इतना कम चार्ज जनरेट होता है। और C4 के बाद अगर C5, C6, C7 कार्बन है तो उनमें अब इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं जनरेट होता, इस वजह से शिफ्टिंग आगे C4 के बाद जो शिफ्टिंग है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है, और इतनी नेग्लिजिबल हो जाती है कि क्वांटिटेटिवली उसका कोई मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व ही नहीं होता। और इसीलिए कहा गया है कि आफ्टर C4 कार्बन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेग्लिजिबल। इस तरह का सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कैसा हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है आफ्टर C4 कार्बन, यानी ये C4 तक ही ऑब्जर्व होगा, इसके बाद नेग्लिजिबल हो जाएगा, हम इसे 0 एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो बताइए यहां आपको ये पूरी की पूरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट चेन दिख रही है क्या? अलोंग द चेन, हमने कहा है डेफिनेशन में अलोंग द चेन, तो पूरी चेन में हो रहा है। इसकी वजह से हुआ सोर्स एटम की वजह से। ये एटम सोर्स एटम क्यों बना? क्योंकि इसकी नेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट कर दी हमने, और इसकी वजह से पूरी चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होते हुए हमें दिख रहे हैं। डायरेक्शन क्या है ये डिसाइड कर रहा है ये नेगेटिविटी का डिफरेंस, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक, अब जरा बात करें हम दूसरे केस की। दूसरे केस में फिर से हम सेम सिस्टम को यूज लेते हुए फिर से जेड एटम अटैच करते हैं। अब की बार हम ये कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z is less than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। अब की बार हम Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कार्बन से कम कर दी। हमने एज्यूम करा कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Z से कम है, ये चीज एज्यूम कर ली। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर कंडीशन ये है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो आप समझ गए होंगे, पर फिर भी देखिए। बताइए इस बॉन्ड पर आते हैं, कार्बन और जेड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की। इट मींस ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट होंगे? कार्बन की ओर। करवा दीजिए, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए शिफ्टिंग भी ज्यादा होगी, और इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इस पर कौन सा चार्ज? डेल नेगेटिव। जेड पे कौन सा चार्ज? डेल पॉजिटिव। ठीक, जैसे ही इस कार्बन पर डेल नेगेटिव आया, C1 कार्बन पर डेल नेगेटिव आया, वैसे ही C1 और C2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो गया। देखो, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, यहां से दिख रहा है हमें।
तो यहां भी एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल ही तो है। अब बताइए इन दोनों में किसकी ज्यादा है? तो न्यूट्रल की ज्यादा होती है। इट मीन्स C1 और C2 के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग वाले, ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे? टुवर्ड्स C2 कार्बन, C2 कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, और इस वजह से C2 कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यहां डल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो थ्योरी हम यहां चला रहे थे सेम चीज, कि यहां डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा। तो जैसे यहां पर हमने कहा डेल नेगेटिव आएगा, तो इस डेल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इस डेल नेगेटिव जो कि C1 कार्बन पर था के कंपेयर में कम होगा। अब हम बात करें C2 और C3 में, तो बताइए C2 C3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, जैसे इस पर नेगेटिव आया, यानी यहां भी शिफ्टिंग होगी किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स C3। इस वजह से यहां भी डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, बट मैग्नीट्यूड C2 से कम होगा। जैसे ही C3 कार्बन पर डेल नेगेटिव आया, C4 C3 में भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, मतलब यहां भी शिफ्टिंग होगी, किधर होगी? टुवर्ड्स C4, और यहां पर भी डेल नेगेटिव जनरेट होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होगा, नेग्लिजिबल, अप्रोक्स 0। तो यहां भी सेम कहानी चलेगी। आफ्टर C4 कार्बन दिस टाइप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो चाहे तो ये कंडीशन ले रखी हो हमने, चाहे ये कंडीशन ले रखी हो हमने, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो C4 कार्बन तक ही ऑब्जर्व होगा। आफ्टर C4 कार्बन वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसे 0 मान लेते हैं। लेकिन दोनों ही केस में जो शिफ्टिंग की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। अगर Z की नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन्स Z एटम की ओर जा रहे हैं, Z एटम की ओर जा रहे हैं, और इस वजह से कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है क्या? देखो ध्यान से समझो इस चीज को। अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम यानी सोर्स एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हमेशा सोर्स एटम की ओर होगी, और इस वजह से कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी। और अगर सोर्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से लेस है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सोर्स एटम से दूर होगा, यानी कार्बन चेन की ओर होगा, और इस वजह से कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। इस केस में कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, और इस केस में कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। क्लियर है मेरी बात? और दूसरा, इनके चार्ज जो जनरेट हो रहे हैं हर कार्बन पर, उनका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होगा? उनका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? del1 पॉजिटिव, या मैं सीधा लिख दूं del1, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में एक ही चलेगा। del1 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड del2 से ज्यादा होगा, del2 का मैग्नीट्यूड del3 से ज्यादा होगा, और del3 का मैग्नीट्यूड del4 से ज्यादा होगा, और ये अप्रोक्स कितना होता है? 0 की। तो ये मैग्नीट्यूड का ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा आप, कई बार पूछ लेते हैं। तो चाहे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ले रही हो तो भी सेम चलेगा, चाहे पॉजिटिव ले रहे हो तो भी सेम चलेगा। ओके, ये है इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन। आपको क्लियर हो गई होगी ऐसा हम सोचते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये फर्स्ट पॉइंट सबके क्लियर है? चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है, आपसे ये पूछ लेता है कि भैया ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हुआ इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो हम लिख देंगे इट इज arises because of electronegativity difference. Electronegativity difference देख लीजिए आप, सारी चीज हम समझा चुके हैं आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही तो अराइज हो रहा है।
दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इसीलिए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से एक पे डेल पॉजिटिव एक पे डेल नेगेटिव आया, और फिर वो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव की वजह से पूरी चेन के अंदर ये शिफ्टिंग परफॉर्म हो गई। तो इसका रीजन क्या है, किस वजह से होता है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, थर्ड जो पॉइंट है इसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट is a distance dependent इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब डिस्टेंस पर डिपेंड कैसे करता है, हमने अभी देखा था C4 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो रहा था, और C1 से C4 तक आते आते जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो भी डिक्रीज हो रहा था। यस और नो? तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम सोर्स एटम से दूर जा रहे हैं, Z एटम से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, इट मींस ऐसा इफेक्ट कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और कैसे करता है? इट मींस as well as distance from source atom increase, distance from source atom increase, the intensity of inductive effect decreases। जैसे जैसे सोर्स एटम से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। और आगे लिख सकते हैं अपन यहां पर, आफ्टर फोर्थ कार्बन C4 कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट becomes negligible। ये नेग्लिजिबल हो जाता है। क्लियर है बच्चों? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, इस वजह से जैसे जैसे सोर्स एटम से दूर जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और आफ्टर C4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो जाएगा, अप्रोक्स 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, यहां तक के पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर बात हो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात, तो कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। यहां हम किसी तरह के इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करते, यहां किसी तरह के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होती। कहेंगे देयर इज नो एनी इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व in between
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑब्जर्व ही नहीं होती एक्सपेरिमेंटली, और जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ही नहीं है तो हम उसे अप्रोक्स जीरो मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमसे ये कहता है कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट परफॉर्म होगा तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी वो कैसी होगी? वो पार्शियल होगी या कंप्लीट होगी? तो हमने स्टार्टिंग में ही चीज क्लियर कर दी है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी होगी? पार्शियल होगी। तो हम यहां लिखेंगे देयर आर partial shifting of sigma electrons takes place। यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी वो कैसी होगी भैया? पार्शियल होगी। इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते, इस वजह से जो चार्ज जनरेट होगा वो भी पार्शियल होगा। इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका नेचर क्या होता है, किस नेचर का है? तो हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटिव नेचर का होता है। रिलेटिव का मतलब हम एटम्स को कंपेयर करते हैं, और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के साथ में रिलेशन बनाते हैं। हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन एक के पास आ गए, तो क्यों आगे होंगे? क्योंकि ए की नेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो अगर ये बी नहीं होता तो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं था। तो रिलेट करके पता कर रहे हैं, रिलेट करके समझा रहे हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा है? रिलेटिव नेचर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट हैविंग रिलेटिव नेचर, ठीक। ये सारे पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर ड्राइविंग फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, किस टाइप का इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जैसे जैसे सोर्स एटम से दूर जाओगे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और आफ्टर C4 कार्बन ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, और अगर हम बात करें कि जो शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसी हो रही है, तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज पार्शियल, कंप्लीटली नहीं होती है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है। और नेचर कैसा है? तो नेचर में हम कहेंगे रिलेटिव नेचर का है। अब एक रिलेशन में यहाँ पर बना दूं जरा डिस्टेंस में और इंटेंसिटी में, ताकि हमारे को जब क्वेश्चन पुटअप करा जाए तो हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लिख के रखें कहीं पर भी, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एटम, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, सोर्स एटम से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। अगर ये बढ़ रही है तो ये चीज डिक्रीज होती जाएगी, ठीक। ओके, क्लियर है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। इसके दो टाइप कौन कौन से हैं जरा हम ये भी देख लें। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स। तो इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं प्लस आई इफेक्ट, और इसी का एक नाम और है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी कहते हैं इसे। और सेकंड जो टाइप है वो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। और इसका जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर। विड्रॉविंग नेचर इफेक्ट दो टाइप का होता है। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे हमें इंडक्टिव इफेक्ट को समझने में आसानी होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप कितने होते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लस आई इफेक्ट को और माइनस आई इफेक्ट को। तब तक जितना हमने आपको समझाया है इसे अच्छे से समझिए, क्लियर करिए, और कोई डाउट्स हो तो उन्हें ढूंढिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन्हें क्लियर करेंगे। और तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ऑर्गे एकेडमी में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।